अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम करेंगे 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी फॉर्म अनदर जीपी। सही है। आपके पास क्या है? एक जीपी गिवन दी हुई है। बोल रहा है आप ये प्रूफ करके बताओ, शो करके बताओ, वेरीफाई करो कि आपके पास ये जो जीपी है इसकी हर टर्म को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो भी आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी, रेसिप्रोकल करने के बाद जो न्यू जीपी बनेगी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी, वो भी जीपी में ही होगी, वो भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगी। सही है। चलो, सबसे पहले हमें सवाल में से बता दिया कि जीपी है तो हमने लिख दिया फॉर अ जीपी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या गिवन दी हुई है? A1 कॉमा A1 R² कॉमा A1 R⁴ कॉमा एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस की शुरू की तीन टर्म्स गिवन दी हुई है और क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये जो है वो किस में है? जीपी में है। तो हमने जो है वो क्या कहते हैं, कॉमन रेशो निकालने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल के चेक करते हैं कि वाकई ये जीपी में है या नहीं है। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, A1 R² डिवाइड बाय A1। इसी तरह थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, A1 R⁴ डिवाइड बाय A1 R²। देखो क्या हुआ, A1 से A1 कैंसिल, R² आंसर आ रहा है। सेकंड में भी ऐसा ही होना चाहिए, सेकंड रेशो में भी A1 से A1 कैंसिल, ऊपर R4 है और नीचे R2 है तो दो R से दो R कैंसिल, तो ऊपर रह गया R²। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है, ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है इसमें रेशो सेम आ रहा है, कॉमन रेशो सेम है, तो इसका मतलब ये जीपी में है। अब क्या बोल रहा है? आप क्या करो, एक न्यू सीक्वेंस बनाओ, एक न्यू जी सीक्वेंस बनाओ। कैसे बनेगी वो सीक्वेंस? आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सीक्वेंस गिवन दी हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दी हुई है, इसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। अभी आपके पास जो है वो A1 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो आप बोलोगे क्या है? 1। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? 1 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे चला जाएगा। इसी तरह सेकंड जो टर्म लिखी हुई है आपके पास A1 R² वो नीचे चली जाएगी और डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड टर्म है A1 R⁴ वो न्यूमिनेटर में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक न्यू जीपी बन गई। अब बोले प्रूव करके बताओ ये जो न्यू जीपी आपने बनाई है, गिवन जीपी की हर टर्म को रेसिप्रोकल करके, तो ये जो न्यू आपके पास सीक्वेंस बनी है ये भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होनी चाहिए, ये भी जीपी की सीक्वेंस होनी चाहिए, किसी और की सीक्वेंस नहीं बनेगी, ये आपने प्रूव करना है। हमें ये बात पता है जीपी में क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियोज दोनों आपके पास इक्वल आते हैं, कॉमन रेशियोज आर इक्वल। अभी मुझे इसको जीपी में प्रूव करना है तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो न्यू सीक्वेंस बनी है इसका भी कॉमन रेशियो ही निकालूंगा। तो ये कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड टर्म सॉरी सेकंड टर्म को माइनस करोगे फर्स्ट, इसी तरह फर्स्ट टर्म को माइनस, थर्ड टर्म को माइनस करोगे सेकंड टर्म से। आपके पास ये दोनों आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब ये जो न्यू सीक्वेंस है इसमें भी कॉमन रेशियो इक्वल है। तो आप फिर क्या बोलोगे कि ये जो न्यू सीक्वेंस बनी है, गिवन सीक्वेंस को हर टर्म को रेसिप्रोकल करके, ये भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ही है। चलो, तो अब हम क्या लिखते हैं, कॉमन रेशियो दोनों बराबर आने चाहिए। फर्स्ट कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म, सही है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इक्वल टू सेकंड कॉमन रेशियो कैसा आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। सही है। चलो, अब ये दोनों कॉमन रेशियोज की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, निकालते हैं। 1/A1 R² कॉपी, ये डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो A1 ऊपर और 1 नीचे। ऐसे ही है ना, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। राइट साइड पे भी यही करेंगे। 1/A1 R⁴ कॉपी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, A1 ऊपर, A1 R² ऊपर और 1 नीचे। अब देखो, 1 से 1, A1 से A1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और डिवाइड में R² मल्टीप्लाई 1 R² इक्वल टू, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, राइट का भी बिल्कुल सिमिलर आंसर आना चाहिए। अब देखो, ऊपर नीचे राइट पे भी क्या हो गया, A1 से A1 कैंसिल, ऊपर दो आ रहे और नीचे चार आ रहे तो दो आर से दो आर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, और डिवाइड में दो आर बचे, R² बच गया। तो दोनों साइड्स आपके पास सेम आ रही है, कॉमन रेशो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो गिवन सीक्वेंस की हर टर्म को रेसिप्रोकल करके जो न्यू सीक्वेंस बनाई थी, गिवन तो जीपी में थी और न्यू भी किस में है, जीपी में है। सही है। इट्स प्रूव दैट दी प्रूव दैट
द न्यू सीक्वेंस ऑल्सो इन जीपी। सही है, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। सही है। हमने इसमें पढ़ा था, एपी में पढ़ा था ना, एपी में 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, 5 नंबर्स है, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जीपी में भी नंबर्स होते हैं लेकिन जीपी में सिर्फ 3 नंबर्स होते हैं। सही है ना? अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, उसके 3 टर्म्स है और वो जीपी में है, तो आप कैसे लिख सकते हो उसको इजीली? 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी। नंबर 1, फर्स्ट नंबर होता है A/R, सेकंड होता है A और थर्ड होता है AR। ये 3 नंबर्स होते हैं जीपी में। जीपी में 4 नंबर्स नहीं होते, 5 नहीं होते, सिर्फ 3 होते हैं। सही है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या बोल रहा है हमें? फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। हाँ, ये तीनों हमने पढ़ा ना, 3 नंबर्स इन जीपी। ये तीन जो टर्म्स लिखी है मैंने ऊपर, A/R, A और AR, ये तीनों लगातार आने वाली टर्म्स है, लगातार आने वाले नंबर्स है। तो यही बोल रहा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 लगातार आने वाले नंबर्स इन जीपी। बता दिया जीपी में, जैसे जब हम लास्ट टाइम एपी में कर रहे थे, वो लिख रहा था एपी में ये 4 नंबर्स है, 3 नंबर्स है या 5 नंबर्स है, एपी लिख रहा था। तो अब जीपी में भी वो जीपी लिखेगा। सही है। तो आपको क्या बोला है इसने इधर? आपने क्या करना है यहाँ पे? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं जीपी में। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर A/R है, सेकंड A है और थर्ड AR है। आर 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ जीपी। सही है। ये तीनों नंबर्स जीपी में है। सही है। आगे भाई ये तीनों नंबर्स निकालने हैं, आगे क्या गिवन? तो दो, कुछ गिवन दे रहा है। हुज सम इज 39। दो कंडीशंस गिवन देगा, जैसे उधर भी दो होती थी, ए और डी निकालने के लिए। तो यहाँ भी आपको तीनों नंबर्स निकालने के लिए ए और आर चाहिए, डी नहीं चाहिए, आर चाहिए। दो चीज, दो अननोन्स है आपके लिए। फर्स्ट टर्म में A/R आ रहा है, थर्ड टर्म में A×R आ रहा है, सेकंड टर्म में सिर्फ ए है। तो आपको ये तीनों नंबर्स निकालने के लिए आपको ए और आर चाहिए। तो दो कंडीशन वो आपको गिवन देगा। पहली कंडीशन क्या बोल दी? हुज सम इज 39। सही है। इन तीनों का सम क्या है? 39। मतलब फर्स्ट टर्म A/R, सेकंड टर्म ए, थर्ड टर्म AR। इन तीनों टर्म्स का सम है 39। सही है। चलो, इसको अभी हमारे पास ना कुछ सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस सिंप्लीफाई इतना कर सकते हैं कि इन तीनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? लेफ्ट साइड पे जो तीनों टर्म्स है, तीनों के पास ए है, ए कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में बचा 1/R, सेकंड में प्लस का 1 और थर्ड में प्लस का R, इक्वल टू 39। इसके बाद आप जो है वो यहाँ पे ए ब्रैकेट में एलसीएम ले सकते हो। आर, एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, 1 के डिवाइड में भी कुछ नहीं है और आर के डिवाइड में भी कुछ नहीं है। दोनों के डिवाइड में क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सही। और 1, फर्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है 1, उसके डिवाइड में आर है। अब आर और इन दोनों 1 का एलसीएम क्या आएगा? आर ही आएगा। सही है। R×1 R, फिर R×1 आर ही आएगा। ऊपर क्या होगा? अब याद रखो बेटा, जो डिवाइड में हमारे पास लिखा हुआ है एलसीएम में, डिनोमिनेटर में आर, वो जिस नंबर के डिवाइड में होगा उसको आर नहीं मिलेगा, और जिस न्यूमिनेटर के डिवाइड में नहीं होगा उसको वो आर मिलेगा। सही है। उसके साथ वो आर मल्टीप्लाई होगा। अब आओ, फर्स्ट फर्स्ट जो टर्म है उसमें ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे आर है। तो नीचे आर है तो इसको आर नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 एज इट इज कॉपी। फिर आगे प्लस कॉपी। फिर जो सेकंड टर्म है उसमें ऊपर 1 है लेकिन नीचे आर नहीं है, तो ऊपर जो 1 है उसको आर मिलेगा, 1 × R, आर हो जाएगा। फिर थर्ड प्लस कॉपी। अब थर्ड टर्म में जो आर लिखा हुआ है उसके डिवाइड में आर नहीं है, उसके पास भी आर नहीं है, तो इसको भी आर मिलेगा, R×R² इक्वल टू 39। इससे ज्यादा हम इधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, कि ए और आर, ए की इक्वेशन से दो अननोन हम फाइंड नहीं कर सकते। अब उसने हमें सेकंड कंडीशन भी दी हुई है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। और इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 729। ये भी बता दिया इसने। ये तीनों नंबर्स का आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है 729। चलो, 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? एक है A/R, दूसरा है ए और तीसरा है AR। प्रोडक्ट मीन्स तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट बना दो। ये मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लो, बात एक ही है। तो ये आर से आर हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई में हो सकता है, प्लस में नहीं कर देना, ये कैंसिल। और ये 3 ए है, 3 ए आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? A³ इक्वल टू 729।
अब मुझे ए की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड पे मैं क्या ले लूंगा, क्यूब रूट इक्वल टू क्यूब रूट 729। सही है, तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में हो गया कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। 729 का क्यूब निकालो और मुझे आंसर बताओ, ए की वैल्यू क्या 9 आ रही है? जी सर, 9 आ रही है। 9 आ रही है, तो 729 का क्यूब रूट होता है 9, तो ए की वैल्यू आ गई 9। अब इस ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो आर आएगा। तो ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 9। सही है। अच्छा, ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, आर ना। तो ये जो डिवाइड में आर है, मैं इसको दूसरी साइड पे भेज दूंगा 39 के पास, उधर जाके ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अब 9 क्या है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है 9 सबसे मल्टीप्लाई होगा। पहले 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9, फिर 9 आर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 आर, फिर 9 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। सही है। अब जो है वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम इसको सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, दो वैल्यूज आएंगी आर की। अच्छा, तो 9 आर स्क्वायर कॉपी कर दिया, प्लस का 9 आर, प्लस 9 कॉपी। सही है। अब जो राइट साइड पे 39 आर लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, राइट पे प्लस है, लेफ्ट पे आके माइनस का 39 आर हो गया इक्वल टू 0। सही है। आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमने क्या लिख दिया, 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल होता है कि एक साइड को आपने 0 बनाना है। सही है। ओके। अच्छा बेटा, अब 9 आर स्क्वायर कॉपी, प्लस 9 आर और माइनस 39 आर, प्लस 9 आर और माइनस 39 आर करो, क्या बनेगा, 9 माइनस 39 करो, माइनस का 30 आर हो जाएगा। ऐसे ही है। और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करो बेटा, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मिडिल टर्म कर लो, जो आपने करना है करो, और मुझे बताओ दो फैक्टर्स बताओ क्या आ रहा है, दो फैक्टर्स बताओ। हम्म ऐसे 30 को तोड़ के ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि प्लस माइनस करके 30 बने, और मल्टीप्लाई करके 9 × 9 मीन्स 81 बने। सही है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीपल, 9 × 9 = 81 बने। बताओ क्या आ रहा है। 27 और 3। 27 और 3, 27 3 30 तो बनाते हैं, लेकिन 27 × 3 81 भी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 9 आर स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया 3 आर, फिर लिख दिया 27 आर, फिर हमने लिख दिया प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही है। अब 27 और 3 को मुझे 30 बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों के साइन सेम होंगे, 27 का साइन भी माइनस का आएगा और 3 का भी माइनस का आएगा, सेम साइन आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 30 का साइन माइनस है। सही है। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से 3 कॉमन आ गया और आर भी कॉमन आ गया, बचा क्या, फर्स्ट टर्म में आपके पास बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 आर, माइनस सेकंड टर्म में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, लास्ट टू टर्म से माइनस का 9, और बचा क्या, 3 आर, प्लस में से माइनस कॉमन गया तो माइनस बचेगा, और 9 कॉमन जा चुका है तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। सही। अच्छा, एक ब्रैकेट, अब क्या कॉमन आ रहा है, 3 r - 1 का पूरा ब्रैकेट, रिमेनिंग क्या है, 3 r - 9 इक्वल टू 0। सही है, ऐसे ही है ना, देख लो इसमें कुछ पूछना है यहाँ तक। अच्छा, अब जो है हमारे पास दो फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है और सेकंड फैक्टर भी किसके बराबर है, 0 के इक्वल ही है। तो पहले हम फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ से आर की एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल ले लेंगे, यहाँ से आर की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो 3 r - का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, आर की वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, आर की वैल्यू आ गई 1/3। 3 r - का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो गया, आर इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, 9 के पास जाके डिवाइड, तो 9/3 इज, आर की वैल्यू दूसरी आ गई 3, एक आर की वैल्यू 3 आ रही है और दूसरी आर की वैल्यू 1/3 आ रही है। सही है, दो आर की वैल्यूज आई है, लेकिन ए की वैल्यू तो एक ही आई थी ना हमारे पास, 9। अच्छा, अब हम ये इजीली तीनों नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सही है, व्हेन, ये हम दोनों मर्तबा ए की वैल्यू तो 9 ही रखेंगे, लेकिन आर की मर्तबा आर की वैल्यू एक मर्तबा 1/3 रख लेते हैं और दूसरी मर्तबा 3 रख लेंगे। सही है, चलो।
ए अपॉन आर, ए की वैल्यू है 9, अपॉन की जगह ऐसे डिवाइड लगा दो, मैंने 9 लिखना था यही लिख दिया, 9 अपॉन की जगह आर लगा दो, डिवाइड लगा दो, सही है। डिवाइड कैसे साइन बना दो या अपॉन करके बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आर है, आर की वैल्यू है 1/3, 9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर और 1 नीचे, 9 × 3, आंसर इज 27। तो फर्स्ट नंबर आ गया 27। सेकंड नंबर होता है ए की वैल्यू है 9। थर्ड नंबर होता है आर, ए की वैल्यू है 9 और आर की वैल्यू है 1/3। तो 9 × 1 = 9 और डिवाइड बाय 3, 9 ÷ 3, आंसर है 3। सही है, तो आपके पास तीनों नंबर्स आ गए। फर्स्ट नंबर आया 27, सेकंड नंबर आया आपके पास 9 और थर्ड नंबर आया 3। सही है, इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो बेटा आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 39। करके चेक कर लो, 27 + 3 30 हो जाएगा, और 30 में जब 9 ऐड करेंगे तो 39 ही बनेगा। सही है, चलो वेरीफाई भी हो गया। और इन तीनों नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये 729 बनेगा। सही है, और ये तीनों नंबर्स जीपी में भी है। सही है ना। क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1/3। और आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 729 बन रहा है या नहीं बन रहा, मुझे बताओ बन रहा है नहीं बन रहा। जी सर बन रहा है। बन रहा है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू 9 ही पुट करनी है। व्हेन ए की वैल्यू 9, क्योंकि ए की तो ए की वैल्यू आई थी, लेकिन आर की वैल्यू हम अब 1/3 नहीं, दूसरी आर की वैल्यू आई थी 3, वो पुट करेंगे। सही है। अच्छा, और अभी वापस से ये तीनों नंबर्स निकालेंगे, बस होगा क्या, यही तीनों नंबर्स आएंगे लेकिन रिवर्स, उल्टे। पहले 27, फिर 9, फिर 3, इस बार पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा और 27। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट नंबर अपनी जगह चेंज करेंगे आने में, बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने निकाला फर्स्ट नंबर ए अपॉन आर, ए की वैल्यू है 9, डिवाइड में आर की वैल्यू है 3, 9/3 इज 3। तो ये फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 3। सेकंड नंबर ए है, ए की वैल्यू है 9। थर्ड नंबर ए मल्टीप्लाई आर, ए आर है, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 3, 9 × 3 इज 27। देख लो ऐसे ही बन गया, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 9 और थर्ड नंबर 27। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। हाँ सर। चलो आ गया समझ, अरीशा आप देख लो। जी सर क्लियर है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, दो और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, और इस जैसी एग्जांपल्स भी है। सही है, मिलती जुलती इससे, तो वो आपने करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन जीपी। आपके पास क्या, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कल्चर के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। सही है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। सही है, टाइम गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, डेज गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसमें बोल दिया, इन जीपी, सवाल में लिख दिया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जीपी में बढ़ रहे हैं। मतलब जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के जो बढ़ने की अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, सीक्वेंस बनाऊं, तो वो जीपी में होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, सवाल में बता दिया गया। तो मैंने लिख दिया फॉर अ जीपी। सही है। अच्छा, अब बता दिया आगे, फ्रॉम 515,000 टू 515,000 वैल्यू क्या दी हुई है, 515,000 इतनी वैल्यू थी स्टार्टिंग में। सही है, मतलब इतने बैक्टीरिया थे, बढ़ के कितने हो गए, 1545,000 इन 7 डेज। सिर्फ कितने डेज में, 7 डेज के अंदर जो है वो बड़े हैं। नंबर ऑफ डेज कितने बता दिए इसने, नंबर ऑफ डेज ओनली 7। सही है, मतलब आपके पास जो है वो 5,15,000 बैक्टीरिया थे, 7 डेज के बाद उनकी वैल्यू जो है वो 15,40,000 हो गई। तकरीबन कोई जो है वो 10,30,000 इंक्रीज हो गए हैं। सही है, जीपी में बढ़ रहे हैं, और 7 दिन में इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हुए हैं। सही है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपके पास जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट डे, डे 1 पे। सही है। अब 7 डेज के बाद ये आपके पास जो 1545,000 वैल्यू दी हुई है, ये 7 डेज गुजर गए। सही है ना, इन 7 डेज मतलब 7 डे जैसे ही खत्म होगा तो इतने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे। सही है, बढ़ के।
लेकिन जिस दिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया 515,000 है, उस दिन डे कौन सा है? वन फर्स्ट डे है या जीरो? वहां पे फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया या फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपके पास 1515000 बैक्टीरिया थे तो उस वक्त डे स्टार्ट हो रहा है, तो हम वन नहीं लिख सकते, ये फर्स्ट टर्म में वन नहीं लिखेंगे, ये फर्स्ट डे नहीं है, बल्कि ये कौन सा डे है? जीरो डे, स्टार्टिंग डे। सही है। फिर फर्स्ट डे हुआ, बैक्टीरियाज बढ़ गए, फिर सेकंड डे हुआ, बैक्टीरियाज बढ़ गए, फिर थर्ड डे हुआ, बैक्टीरियाज और बड़े जीपी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, फिर 4 5 6 7। तो 7 डेज के अंदर जैसे ही 7 डे खत्म हो रहा है, तो बैक्टीरियाज की वैल्यू 15 45 000 हो गई है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 7 नहीं बनेगी, काउंट करो कितनी बनेगी? 8 बनेगी। जितने डेज है उससे एक ज्यादा बनेगी। सही है, क्योंकि टोटल 7 डेज की बात हो रही है। जिस वक्त आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, दिन स्टार्ट हुआ है, वो जीरो डे है, और फिर जैसे ही नेक्स्ट डे पे 24 आवर्स गुजर गुजर जाएंगे, तो फर्स्ट डे कंप्लीट, फिर सेकंड डे कंप्लीट, थर्ड डे कंप्लीट, फोर्थ डे कंप्लीट, 5 डे कंप्लीट एंड सो ऑन। अच्छा, स्टार्टिंग डे पे कितने थे बैक्टीरिया? 515,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। सही है। और आपके पास जो है वो 7 दिन के बाद बैक्टीरिया बढ़ के 1545000 हो गए। ये आपके पास 7 टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, ए की वैल्यू 7 हो गई। सही है। अच्छा, और आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू कितने डेज है? टोटल 7 डेज है। सही है, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी इधर? 7 आ जाएगी। अब निकालने को क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं इधर। बोल रहा है फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज। डेली रेट बताओ, किस रेट से रोज जो है वो बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं। रेट मींस कॉमन रेशो निकालना है, क्योंकि जीपी के अंदर है ना, तो कॉमन रेशो निकालना है। तो कॉमन रेशो की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है, जो रेशो होगा, उस वैल्यू से बढ़ रहे हैं हर दिन बैक्टीरिया। सही है। तो फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब आपको आर फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट, और आगे बोल दिया कि आप अज्यूम करोगे कि रेट आपके पास जो है वो इंक्रीज होने का वो कांस्टेंट है। मतलब अगर फर्स्ट डे 515,000 है और सेकंड डे जो है वो तकरीबन कंसिडर कर लो कि 50,000 बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तो फिर जो है वो थर्ड डे भी 50,000 बढ़ेंगे, फोर्थ डे भी 50,000 बढ़ेंगे, हर दिन 50,000 बैक्टीरिया बढ़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा 50,000 ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी। सही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जो है वो 50,000 से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट डे 60,000 से करोगे, या 70,000 से करोगे, या 80 से, नहीं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम आएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बार फिर से सवाल को रिपीट करता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, जीपी के अंदर है, फर्स्ट डे में कितने बैक्टीरिया थे वो बता दिए, और 7 डेज के बाद कितने बैक्टीरिया है वो भी बता दिए। जो फर्स्ट डे वाली वैल्यू है वो ए हो गई, और जो 7 डेज वाली है वो A7 हो गई। टोटल नंबर ऑफ डेज 7 है, तो एन की वैल्यू भी 7 हो गई। अब बोल रहा है किस रेट से, डेली रेट बताओ कि किस रेट से ये बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपने कॉमन रेशो आर फाइंड करना है। सही है। और ये आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। चल, तो अब हमारे पास बेटा यहाँ पे आर निकालना है, और हमारे पास जो है वो 7 टर्म गिवन दी हुई है, तो हम टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ए, एन की जगह पे आ गया 7, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 515,000। आर फाइंड करना है, एन की जगह पे आ गया 7 - 1। सही है। A7 की वैल्यू भी है 1545000। ये 515,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 515,000 इक्वल टू आर की पावर 7 - 1 इज 6। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 1545 को डिवाइड कर दो 515 से। 3 आ रहा है। हम्म 1545 को डिवाइड जी करो सर। 515। 3 आ रहा है। 3 आ गया। तो जी। 3 इक्वल है आर की पावर 6 के, हमें आर निकालना है। सही है। तो अब पावर 6 हटाने के लिए दोनों साइड पे हम क्या लेंगे? सिक्स रूट लेंगे। 6 रूट ऑफ 3। 6, आर की पावर 6, और 6 रूट कैंसिल, आर इक्वल टू 3 का 6 रूट निकाल लो और मुझे आंसर बता दो। 1.200। 1.200।
मीन्स आपके पास जो है वो रेट क्या है, द डेली रेट, द डेली रेट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, बैक्टीरिया बैक्टीरिया इंक्रीजेस इफ कितना है 1.20, 1.20 के डेली रेट से जो है वो बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। सही है। फर्स्ट डे जो है वो 515000 है, फिर इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई करवाओगे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो थर्ड डे का आ जाएगा, फिर 1.2 से कराओगे थर्ड डे को फोर, फिर फोर को 1.2 से तो फिफ्थ, फिर फिफ्थ को 1.2 से तो सिक्स, और फिर सिक्स को 1.2 से करोगे तो लास्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगी 7 डे वाली। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा? हाँ सर। चलो लास्ट बट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आपको? फाइंड द प्रॉफिट। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट निकाल। फाइंड द प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट बताओ। ऑन रुपीज 1000, रुपीज 1000 पे कितना प्रॉफिट हुआ? मतलब आप रुपीज 1000 कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, सही है, या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, सही है, या कुछ भी आप कर रहे हो, हाँ इन्वेस्ट कर रहे हो या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना है वो बताओ। रुपीज 1000, सही है ना? तो कितनी रुपीज है, कितनी अमाउंट है, इसको हम लिख देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हो वो कौन सा दिन है, वो कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है या जीरो ईयर है? आज जो है वो उफक क्या कर रही है, 1000 रुपीज नहीं, इसने रुपीज लिखा है ना, हम डॉलर्स करते हैं, इतने तो रुपीज तो ये तो दिन में उड़ा देती होगी उफक। अच्छा, 1000 डॉलर क्या कर रही है उफक, जो है वो डिपॉजिट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, सही है नहीं, हाँ किसी बिजनेस में लगा रही है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, सही है। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। तो आज उफक ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिस कंपनी में, सही है, तो उस वक्त, आज के दिन कौन सा साल है? 1 साल हो गया? नहीं ना? क्या हुआ है? आज जीरो ईयर है। कौन सा ईयर है? जीरो। आज से पैसे इसने इन्वेस्ट किए हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी में, और वो अमाउंट है 1000, सही है, डॉलर साथ में। अच्छा, तो आज जो है वो कौन सा दिन है? वो जीरो, जीरो जीरो ईयर है। फिर जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा तो 1 ईयर आ गया, फिर 2 ईयर आ गया, 3 ईयर, 4 ईयर और 5, सही है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे टोटल उफक ने जो है वो इन्वेस्ट की जो अमाउंट की है वो 5 ईयर्स के लिए की है, लेकिन आज के दिन जो इन्वेस्ट कर रही है तो वो 1 ईयर नहीं होगी, वो फर्स्ट टर्म नहीं होगी, फर्स्ट टर्म बेसिकली आज है, और वो 1 ईयर नहीं है, वो जीरो ईयर है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल टाइम है टी, वो कितना है? 5 ईयर्स, सही है। तो आपके पास लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 5 नहीं आ रही, बल्कि उससे एक ज्यादा आ रही है, क्योंकि आज जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो फर्स्ट टर्म है। कितनी इन्वेस्ट की है? 1000, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1000, सही है। ए क्या है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज, वो आपके पास है ए, वो है 1000 रुपीज, सही है। अच्छा, और जो है वो इसने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए किया है, तो आज जो है वो फर्स्ट टर्म है, और वो फर्स्ट टर्म कौन सा ईयर होगा? जीरो। सेकंड टर्म कौन सा ईयर होगा? 1 ईयर। थर्ड टर्म कौन सा ईयर होगा? सेकंड ईयर। फोर्थ टर्म थर्ड ईयर, फिफ्थ टर्म फोर्थ ईयर, और जो सिक्स टर्म होगी वो होगी लास्ट ईयर, 5 ईयर होगा, सही। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आते हैं? जितने भी ईयर्स है उसमें वन ऐड कर दो, सही है। तो आपके पास जो है वो 5 + 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 6 हो गई, सही है। अच्छा, 5 ईयर्स के लिए लगा रहे, सही है। प्रॉफिट आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, इनिशियल अमाउंट कितनी है वो बता दी, फर्स्ट टर्म है बेसिकली इनिशियल अमाउंट ए, सही है। एन भी आ गया है। अब आगे परसेंटेज, परसेंटेज आएगा एट 4%, एट 4%। ये आपके पास जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, सही है ना, कि आप जो है वो इतनी अमाउंट आपने लगा दी किसी भी कंपनी में या बैंक में डिपॉजिट कर दी, और जो इतने पर्टिकुलर साल के लिए की। अब आपको एक पर्टिकुलर जो है परसेंटेज बता दिया जाएगा कि हर साल आपके पैसे में इतना प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, 4%, सही है, 4% पर एनम, पर एनम। एनम मीन्स ईयर, पर का मतलब 1 ईयर, हर साल। तो ये 4% का प्रॉफिट मिलेगा 1000 रुपीज पे हर साल, सही है। तो 5 साल में कितना मिलेगा वो निकालना है हमने, सही है। तो आप बोलोगे सर 4 × 5 20%, तो 20% मिलेगा, लेकिन 1000 का 20% क्या होगा वो बताना है। और दूसरा आगे लिखा है कंपाउंड प्रॉफिट। दो टाइप्स के प्रॉफिट मिलते हैं, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। सिंपल के अंदर बेटा आपके पास जो है वो क्या कहते हैं,
जीपी नहीं लग सकती, लेकिन कंपाउंड में जीपी लगती है, ये चीज याद रखना। कंपाउंड में क्या होती है, जब भी अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात हो कहीं भी, या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, तो वहां पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, जीपी लगेगी। सही है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, आपके पास हर प्रीवियस टर्म में एक पर्टिकुलर अमाउंट 4% है ना, ये 4% हर प्रीवियस टर्म में ऐड होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। सही है, तो इस वजह से ये कंपाउंड प्रॉफिट लिख के इसने बता दिया कि ये सवाल किस में है, जीपी के अंदर है। चलो, तो ये इसने हमें इंटरेस्ट रेट दे दिया, इंटरेस्ट रेट को ना हम लिखते हैं कैपिटल आर से, 4% है। सही है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। कॉमन रेशो क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू। अच्छा बेटा, तो आप इस परसेंटेज को ना, 4% को परसेंटेज से हटा दो, परसेंटेज से, परसेंटेज के साइन को हटा दो। जब भी परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो वैल्यू को डिवाइड करते हैं 100 से। सही है, परसेंटेज का साइन हटाना है तो 4 किससे डिवाइड होगा, 100 से। 4 को 100 से डिवाइड करो बेटा, 0.04। सही है, तो मतलब हर साल आपको 0.04 एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही होगी, लेकिन किस पे, प्रीवियस अमाउंट पे। सही है, तो हमारे पास जो रेश वो आएगा, कॉमन रेशो आर, वो क्या आएगा, आपके पास जो प्रीवियस आपकी अमाउंट है वो तो उतनी ही रहेगी, वो तो कम नहीं होगी, उस पे एक्स्ट्रा आपको 0.04 या 4% अमाउंट मिलेगी। आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 1000 रुपीज है, अगर मैं उसको परसेंट में कन्वर्ट करूँ तो वो कितना परसेंट बनेगी, 100%। आप जब भी कोई भी, जितनी भी अमाउंट, कितनी भी अमाउंट ही क्यों ना हो, आप जितनी भी अमाउंट किसी भी साल के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो वो ऑलवेज बेटा कितनी बनती है, 100% बनती है। अच्छा, तो आप जो है वो अगर 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, या 10,000 करो, या 100,000 करो, या जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, वो 100% ही बनेगा, याद रखो। परसेंटेज में जब आप अपनी एक्चुअल अमाउंट को लाओगे, इनिशियल अमाउंट को लाओगे, वो ऑलवेज 100% होगा। सही है, अगर मुझे 100% में से परसेंटेज का साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 100% है मेरी ये 1000 रुपीज की अमाउंट, परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 को किससे डिवाइड करूंगा, परसेंट का साइन हटता है तो डिवाइड में क्या आता है, 100। फोर में भी यही किया था, 100 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 1। सही है, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है उसमें मेरी एक्चुअल वैल्यू भी आएगी। सही है, 1, 100% या 1, और साथ में जितना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पे 0.04, ये भी आएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कॉमन रेशियो आएगा। 1 + 0.04 करेंगे तो 1.04, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। तो हर साल जो है वो मेरी अमाउंट होगी, फर्स्ट 0 ईयर पे मेरी 1000 अमाउंट है, जैसे ही एक साल गुजरेगा तो मेरी अमाउंट 1000 जो है वो 1.04 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो न्यू अमाउंट आ गई एक साल के बाद। सही है, मेरी इतने पैसे हो गए। फिर जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ, सेकेंड ईयर का एंड हुआ, तो फिर वापस से जो मेरी अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट थी फर्स्ट ईयर के एंड में, वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.04 से, तो मेरे सेकेंड ईयर की अमाउंट आ जाएगी। सही है, तो इसी तरह एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा 5 साल तक। चलो, तो अब मेरे को यहाँ पे ये पता करना है सबसे पहले तो कि 5 साल जब एंड हो रहे हैं तो ये 1000 रुपीज बढ़ के कितने हो जाएंगे, ये अमाउंट कितनी हो जाएगी। सही है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे निकालनी है इधर एनएट टर्म। एनएट टर्म कौन सी, एन की वैल्यू 6 है तो 6 टर्म निकालनी है, तो मैंने ए एन का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो ए एन की जगह पे 6 आ गया, इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1000, आर की वैल्यू है 1.04, एन की वैल्यू 6 - 1, तो ए 6 इक्वल टू 1000, 1.04 की पावर 6 - 1 इज 5, 1.04 की पावर 5 निकालो, क्या आ रहा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 5, क्या होता है। हम्म, बताओ जल्दी वन से। पॉइंट टू वन सिक्स 1.216, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, यही बनेगा 1216। 1000 × 1.26 तो कितना बन गया, 1216 रुपीज। सही है, जी यही बन रहा है। हाँ 1216, सही है ना। इनिशियल, हाँ, जब आपने आज के दिन में कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 1000, 5 साल के बाद जाके वो कितने हो गए, 1216। अब ये जो 1216 रुपीज है, इसमें आपकी इनिशियल अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है, वो कितनी थी, 1000। जैसे ही मैं इनिशियल अमाउंट में आपकी जो ये क्या कहते हैं 5 साल वाली बात, जो अमाउंट है 6 टर्म है, इसको मैं इनिशियल अमाउंट ए से माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। सही है, प्रॉफिट 1216 रुपीज का प्रॉफिट नहीं हुआ है,
₹1216 तो 5 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट कितनी है वो ये है। उसमें से मुझे अपनी इनिशियल अमाउंट तो निकालनी है ना, ₹1000 जो मैंने इन्वेस्ट की थी वो मैं वापस लेना चाहता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू जो 5 साल के बाद की अमाउंट है A6 माइनस फर्स्ट इनिशियल अमाउंट ए से कर देंगे। तो 1216 माइनस 1000, तो मेरे पास बेटा माइनस करोगे ₹216 का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट। सही है, 5 ईयर्स के अंदर। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? आप बोलोगे सर नो बहुत कम सर। है, देख। हाँ, वो कम इस वजह से है बेटा, 5 साल तक ये है कि आप अपने आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की और इतना सा प्रॉफिट आया। तो बेटा देखो, पहली बात है कि ये जो इनिशियल अमाउंट जो थी वो सिर्फ आपने ₹1000 रखे थे। ₹1000 पे आपको ₹216 मिले। अगर आप 216 को बेटा कन्वर्ट करोगे ना कि कितना परसेंटेज बन रहा है, तो अराउंड ये बन रहा होगा कि 5 साल में आपको टोटल जो परसेंटेज मिला है वो मिला है तकरीबन तकरीबन, अगर ये 250 बनता ना तो 25% होता, लेकिन 216 बना है तो ये तकरीबन 23 समथिंग % बनेगा। सही है, 23 नहीं, 22 समथिंग बनेगा, 22%। लेकिन अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में मिलता, सिंपल प्रॉफिट होता, तो 20% मिलता हर साल जो है वो आपको इनिशियल अमाउंट पे, जो पहले साल आप अमाउंट रखते हो ना उसी पे मिलता है। 1.04 किससे मल्टीप्लाई होता? 1000 से ही बार बार। सही है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में आपको क्या हुआ, सिंपल में आपको मिलता है 20%, लेकिन कंपाउंड में आपको 20 से ज्यादा मिला है, तकरीबन 22 समथिंग या 21 पॉइंट समथिंग मिला होगा। सही है। तो क्यों मिला है? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी जो प्रीवियस टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती है कॉमन रेशो से। सही है। हर प्रीवियस टर्म कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होती है तो न्यू टर्म आती है। लेकिन सिंपल में ये नहीं होता, सिंपल में फर्स्ट टर्म ही बार बार जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी? कॉमन रेशो से। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। सही है। एक तो ये अमाउंट बहुत कम है। आपको जो है वो क्या कहते हैं, ₹216 का प्रॉफिट 5 साल में बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात है अमाउंट कम है। दूसरा, ये जो रेशो दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है, सही है ना, 4%, ये बहुत कम है। सही है, 4% पर एनम, मतलब पूरे साल में, एक साल के अंदर 4% मिलेगा। ये रेशो, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत कम है। सही है, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो फिर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। अच्छा।